चाइना का इतिहास हम पढ़ने वाले हैं आज अपने इस क्लास में। और कई बच्चों को ये काफ़ी बोरिंग लगता है। और वो ऐसा इसलिए है क्योंकि एक विशाल देश का विशाल इतिहास बहुत छोटे पैराग्राफ्स में समेट दिया गया है। अ, तो इसलिए उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी बैकग्राउंड पता होनी चाहिए। लेकिन खैर, मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए मैं ऑब्जेक्टिव रहते हुए इस चैप्टर को समराइज़ कर पाऊँ। तो सबसे पहले इस चैप्टर में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। बाकी चीज़ें हम पहले देख चुके हैं। ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन को आज हम देखेंगे। इसका नाम है चीन में कम्युनिस्ट पार्टी का विकास, डेवलपमेंट ऑफ चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी। तो इसका विकास कैसे हुआ, किस तरह से हुआ, हम इसको देखेंगे। उसमें माओ जेडोंग की भूमिका क्या रही, दूसरे अन्य लोगों की भूमिकाएं क्या रहीं, हम इनके बारे में डिटेल में जानकारी देंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी स्थापना कैसे हुई। दरअसल आप सब लोगों को ये तो पता ही होगा कि 1917 में रूस में रिवॉल्यूशन हुआ था। ये रिवॉल्यूशन मार्क्सवादी आदर्शों के ऊपर बोल्शेविक दल के नेतृत्व में व्लादिमीर इलीच लेनिन के नेतृत्व में, के लीडरशिप में इस रिवॉल्यूशन को कंप्लीट किया गया था। जो कार्ल मार्क्स थे, उन्होंने कहा था कि दरअसल समाज में दो ही वर्ग होते हैं। एक होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है, जिन्हें हम हैव्स कहते हैं, और दूसरे होते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता, जो हैव नॉट्स कहलाते हैं। यानी जिनके पास कुछ नहीं होता उनको सर्वहारा वर्ग कहा, या इसी वर्ग का दूसरा नाम है प्रोलेटेरिएट क्लास। सर्वहारा वर्ग या प्रोलेटेरिएट क्लास। और दूसरा वर्ग है उच्च वर्ग, एलीट, संभ्रांत वर्ग, जिसे हैव्स भी कहते हैं। तो हैव्स और हैव नॉट के बीच में गहरी खाई होती है। जो पूंजीवादी सिस्टम होता है, जिसके बारे में आपने इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी पढ़ा, बाकी चीज़ों में भी पढ़ा, तो पूंजीवादी जो सिस्टम है, पूंजीवादी व्यवस्था जो है, कैपिटलिस्ट सिस्टम, वो सिस्टम इस खाई को बढ़ाता है। जो मजदूर है उसका जो श्रम है उसका प्रयोग करके प्रोडक्शन होता है, लेकिन उसे लाभ में कोई हिस्सा नहीं मिलता। तो मार्क्स ने कहा कि ये असमानता को बढ़ावा देता है, और इसी असमानता, जब ये असमानता काफ़ी बढ़ जाती है तो फिर अंततः रिवॉल्यूशन होता है, जिसमें ये जो सर्वहारा वर्ग है या प्रोलेटेरिएट क्लास है, ये संभ्रांत वर्ग के खिलाफ हथियार उठा लेता है और एक समानता वाले समाज की स्थापना करने की कोशिश करता है। इगैलिटेरियन सोसाइटी या इक्वलिटेरियन सोसाइटी उनकी को एस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है। जब ये क्रांति होती है तो ये क्रांति ब्लडी होती है, यानी इसमें वायलेंस होते हैं, हिंसा होती है। और इसके बाद फिर क्या, जब क्रांति हो जाए तो फिर क्या? अच्छा, इसके साथ साथ कार्ल मार्क्स ने यह भी बताया था कि जो राज्य होता है वो दरअसल इस शोषण का एक औजार है, एक टूल है। तो जो संभ्रांत वर्ग है वो सर्वहारा वर्ग का शोषण राज्य के थ्रू ही करता है। सर्वहारा वर्ग अपनी जो समस्याएं हैं उनके बारे में सोच ना सके, इसके लिए राज्य जो है वो धर्म का प्रयोग करता है। कार्ल मार्क्स ने धर्म को अफीम कहा कि जिस तरह से ओपियम नशे में रखता है, उसी तरह से धर्म भी नशे में रखता है। तो ये कार्ल मार्क्स का कहना था। तो जब ये रिवॉल्यूशन होगा तो उसके बाद फिर क्या होता है? तो उन्होंने कहा रिवॉल्यूशन के बाद जो है वो समानता वाला समाज जो है वो एस्टेब्लिश हो जाता है। पर समानता वाले समाज को एस्टेब्लिश कैसे किया जाए? तो इस पर लेनिन ने जो है, व्लादिमीर इलीच लेनिन, जो बोल्शेविक दल के नेता थे रूस में,
उन्होंने एक थ्योरी दी। उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि समानता वाला जो समाज है वो यूं ही रातों रात तो नहीं आ जाएगा, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो ऐसे में हमें उस समाज को स्थापना करने के लिए किसी तरह की कोई शक्ति चाहिए होगी। ये शक्ति कौन सी होगी? ये शक्ति राज्य की शक्ति होगी। तो उन्होंने कहा भाई राज्य तो लेकिन गड़बड़ है। कार्ल मार्क्स ने राज्य को तो एक आवश्यक बुराई कहा है, वो बुराई है, उसे हटाना चाहिए। तो लेनिन ने कहा बुराई तो है, वो एक आवश्यक बुराई है, लेकिन एक आवश्यक बुराई है, वो नीडेड है, क्योंकि समतामूलक समाज की स्थापना करने के लिए हमें जिस तरह की शक्तियां चाहिए वो हमें राज्य देता है। तो उन्होंने कहा तो फिर कैसे काम चले? तो उन्होंने कहा कि ये राज्य लेकिन उस तरह का राज्य नहीं होगा, ये राज्य सर्वहारा वर्ग का डिक्टेटरशिप होगा, डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट क्लास। ये सर्वहारा वर्ग कौन है? ये यूरोपीय समाज में सर्वहारा वर्ग जो है वो एसेंशियली मजदूरों से मिलकर बनता था, क्योंकि यूरोपीय समाज में 1917 तक औद्योगिक क्रांति की वजह से बड़ी मात्रा में मजदूर जो हैं वो मौजूद थे। तो कार्ल मार्क्स का अध्ययन भी मजदूरों के ऊपर ही था, और लेनिन जो रूस में भी जो रिवॉल्यूशन हुआ वो मजदूरों के को साथ लेके हुआ। लेकिन रूस एक बहुत बड़ा देश है जिसमें जो जितना भी इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो पश्चिमी तरफ था, पूरब की तरफ, यानी साइबेरिया और उसका पूरा बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो ग्रामीण परिवेश था और उसमें किसान ज़्यादा थे। तो ये प्रोग्राम आया कि भाई किसान मजदूरों के साथ किसानों को भी हमें लेना होगा। तो इस तरह से ये जो कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों में धीरे धीरे बदलाव होता चला गया। इस रिवॉल्यूशन को चूंकि पूंजीवाद केवल रूस में तो था नहीं, पूंजीवाद तो यूरोप में भी है, यूरोप के तमाम देशों में है, पूंजीवाद और भी पूरी जगह पर है। तो फिर ये कहा गया कि भाई ये जो रिवॉल्यूशन है, ये रिवॉल्यूशन तो अब दूसरी जगह पर जाएगा, यानी दूसरे तमाम देशों में फैलेगा, और दरअसल पूरे विश्व में अब एक ही गवर्नमेंट होगी, वो होगी डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट क्लास। और एक वैश्विक गवर्नमेंट की स्थापना करने के लिए जो लेनिन और उनके सहयोगी ट्रात्स्की, उन्होंने कोमिंटर्न या द थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना की 1918 में। ठीक है, ये जो थर्ड इंटरनेशनल था, इसमें दुनिया भर के देशों से लोगों को आमंत्रित किया गया जो कम्युनिस्ट आंदोलन में इंटरेस्ट लेते थे, और इस आंदोलन को दूसरे देशों में फैलाने के लिए उनको जिम्मेदारियां दी गई। आपको पता होना चाहिए कि भारत में भी थर्ड इंटरनेशनल के बाद ही भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी 1920 में, और लगभग इसी के आसपास जो है वो 1921 में चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना होती है। ये थर्ड इंटरनेशनल के बाद ही होती है। तो ये जो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी थी, ये दरअसल वर्ल्ड गवर्नमेंट के को एस्टेब्लिश करने की जो सोवियत यूएसएसआर की जो नीतियां थी उनके अंतर्गत थी। तो चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो इस तरह से एस्टेब्लिश हुई। इस कम्युनिस्ट पार्टी में सबसे इम्पोर्टेंट जो नेता थे वो थे माओ जेडोंग। उनका जन्म 1893 में हुआ था, उनकी डेथ 1976 में हुई थी। माओ जेडोंग जो हैं वो धीरे धीरे इस पार्टी में अपनी जो लीडरशिप है वो स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। लेकिन माओ जेडोंग ने एक बात ध्यान दी कि चीन जो है वो दरअसल मजदूरों से चीन के समाज में मजदूरों की अधिकता नहीं है, क्योंकि चाइना जो है वो उस समय तक एक ग्रामीण इकोनॉमी था और इसमें मजदूर की बजाय किसान ज़्यादा थे। तो माओ ने अपने रिवॉल्यूशन को, ये जो कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन है, उसको पेजेंट्री पर फोकस किया, और पेजेंट्री पर फोकस करने की वजह से माओ का जो ये रिवॉल्यूशन है ये काफ़ी पॉपुलर हुआ चीन में, और माओ की लोकप्रियता भी बढ़ी। माओ की लोकप्रियता बढ़ने की वजह से कम्युनिस्ट पार्टी में उनकी पावर भी बढ़ी, उनकी शक्ति बढ़ी, और इस तरह से जो है माओ ने कम्युनिस्ट पार्टी को काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में ले आए। और जो कोमिंदांग था, जो पहले जो एक और संस्था थी
पुरानी व्यवस्था से बाहर निकाल के ले जाना चाहती थी, जिसमें सन्यात सेन वगैरह के बारे में हमने पिछले लेक्चर में बताया था। तो कुओमिन्टांग जो है वो उनसे ज़्यादा शक्तिशाली हो गई और लोकप्रिय हो गई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। जब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का जो नेतृत्व है वो माओ के हाथ में आया और उन्होंने ये रिवॉल्यूशन किया, तो उन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंट जो है वो जियांगजी जगह पर, एक हिली एरिया था वहाँ पर उसको एस्टेब्लिश किया, अपने कैंप लगाए। ये कैंप दरअसल कुओमिन्टांग के विवाद और उनके जो अटैक्स थे उनसे दूर थे, सुरक्षित जगहों पर थे। और यहाँ पर उन्होंने अपना पहला सोवियत विकसित किया, जैसा सोवियत संघ में हुआ वही उन्होंने यहाँ पर भी किया। सोवियत असल में वो ग्रुप्स हैं जो कि लैंड रिफॉर्म्स के ज़रिए बनाए जाते हैं। इनमें लैंड को कन्फिस्केट कर लिया जाता है, राज्य के पास आ जाती है लैंड, और उसके बाद उनको इक्वली जो है कम्युनिटी को दे दिया जाता है उस पर खेती करने के लिए। एक निश्चित समय सीमा तक लोग उस पर काम करते हैं और प्रोडक्शन जो है वो दरअसल राज्य का होता है। राज्य उस प्रोडक्शन को बेचता है वो डिफरेंट जगहों पर, उनसे जो पैसा आता है उसको वो इंडस्ट्रीज़ में या बाकी चीज़ों में वो लगाता है। तो इस तरह से ये जियांगजी रिफॉर्म्स जो हैं वो एस्टेब्लिश होते हैं। तो जियांगजी रिफॉर्म्स जो हैं वो माओ की देन थे और इनके ज़रिए सोवियत्स की स्थापना हुई। तो यहाँ आप इसको देखें। इसके अलावा माओ ने एक बात और बताई, एक तरफ तो उन्होंने सोवियत्स को एस्टेब्लिश किया, दूसरी तरफ उन्होंने ये नीड बताई कि केवल पार्टी बनाने से काम नहीं चलेगा, केवल पार्टी से काम नहीं चलेगा, बल्कि आपको एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट और एक आर्मी भी आवश्यक होगी, क्योंकि सुरक्षा के लिए आर्मी ज़रूरी है और एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट भी ज़रूरी है, क्योंकि काम कौन करेगा। तो इस तरह से जो है। इसके अलावा माओ ने एक और इम्पॉर्टेंट काम किया, वो उन्होंने देखा कि चीन में स्त्रियों की हालत बहुत ख़राब है, इसलिए उन्होंने इन स्त्रियों को ऑर्गेनाइज होने के लिए एनकरेज किया और इस तरह से रूरल वुमेंस एसोसिएशंस की स्थापनाएं हुई और इन्हीं वुमेन एसोसिएशन की सहायता से माओ जो हैं वो नए शादी के कानून लाए, जिनमें उन्होंने अरेंज मैरिज को पर बैन लगा दिया। परचेज़ जो लड़कियों का शादी के लिए परचेज़ हुआ करता था, एक तरह से मूल्य देकर शादी किया जाना, प्राइस देकर शादी किया जाना, उन सब चीज़ों पर रोक लगा दी। इससे कुछ फ़ायदे हुए, काफ़ी बड़ी मात्रा में जो है वो मैरिटल रिफॉर्म्स जो है वो हुए और डाइवोर्स को सिंप्लीफाई कर दिया, जिससे कि घरेलू हिंसा और इस तरह की चीज़ों से बचा जा सके। लेकिन उधर कुओमिन्टांग से झगड़ा चल रहा है, तो कुओमिन्टांग से झगड़ा जो है वो जब बढ़ गया तो माओ की जो पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, उसके अस्तित्व पर खतरा आ गया, क्योंकि कुओमिन्टांग लगातार जो है वो इन पर हमले कर रहा था। तो ऐसे में अपने आप को दोबारा एस्टेब्लिश करने के लिए माओ ने एक और रिवॉल्यूशन फिर शुरू किया। इस रिवॉल्यूशन को कहते हैं द लॉन्ग मार्च। ये हुआ 1934-35 में। कुछ वैसा ही था जैसे गांधी जी ने अपना दांडी मार्च किया था, उसी तरह से माओ ने जो है वो यात्रा, एक लंबी यात्रा की। ये यात्रा 6000 मील लंबी यात्रा थी और इसमें चीन का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो पैदल पैदल नापा गया। माओ ने जो है वो लोगों से जाकर खुद कम्युनिकेट किया और इस तरह से यनान जो जगह थी जहाँ पर उन्होंने अपना नया बेस बनाया, उस जगह पर उन्होंने फिर से कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए। ये एक्सपेरिमेंट्स दरअसल इसलिए किए गए थे क्योंकि जो पुराना सोवियत सिस्टम था वो फेल हो रहा था, क्योंकि जो खेती की कमाई थी उसको जब इंडस्ट्रियलाइजेशन में इम्प्लीमेंट किया गया तो वो काम नहीं कर रही थी, क्योंकि चीन में सीधी सी बात है कि उस तरह का माहौल नहीं था। तो माओ ने कहा कि अब उस तरह का माहौल बनाया जाए जिसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, यानी लोगों को इंडस्ट्रियलाइज किया जाए। वो एरिया जो कि इंडस्ट्रियलाइज नहीं है उनको इंडस्ट्रियलाइज किया, रूरल एरियाज़ को अर्बन एरिया में बनाया जाए। तो उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स, वारलॉर्डिज्म, यानी जो ऐसे लड़ाकू जो सरदार थे
जो कि कुछ छोटी मोटी सेनाएं जुटा लेते थे और एक दूसरे से लड़ते रहते थे। इस तरह के डाकुओं पर जो है रोक लगाई, लैंड्स को कन्फिस्केट किया, उनके रिफॉर्म्स किया, उनको इक्वल तरीके से डिवाइड किया। और इसके अलावा फॉरेन इम्पीरियलिज्म, यानी जो ब्रिटेन और वगैरह का जो इम्पीरियलिज्म का प्रभाव था, उससे भी निजात पाने की कोशिश की गई। वर्ल्ड वॉर सेकेंड शुरू हो गया है इधर। तो चाइना में वर्ल्ड वॉर में ये आम सहमति बनी, जो कोमिनतांग जो कि चियांग काई शेक वगैरह की जो ऑर्गेनाइजेशन थी और माओ की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, दोनों में सुलह हो गई कि जब तक युद्ध चलेगा तब तक हम मिलकर काम करेंगे। लेकिन जब युद्ध खत्म हुआ तो ये कॉन्फ्लिक्ट्स फिर से शुरू हो गए। जब फिर से शुरू हो गए तो फिर युद्ध के बाद ये बात आई कि अब ब्रिटेन को तो बाहर ब्रिटेन को तो बाहर हमने कर ही दिया है, तो अब कौन जो है वो सरकार बनाएगा। तो ऐसे में जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना थी वो विनर हुई। माओ ने इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद जब वो जीत गए तो उसके बाद पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की गवर्नमेंट एस्टेब्लिश की 1949 में, ठीक है। और इसको नाम दिया द न्यू डेमोक्रेसी। ये न्यू डेमोक्रेसी क्या थी? दरअसल जैसे सोवियत जो पैटर्न था यूएसएसआर में, वो था डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट क्लास, अभी मैंने आपको समझाया था। यहाँ पर उन्होंने कहा कि ये केवल प्रोलेटेरिएट क्लास की गवर्नमेंट नहीं है, बल्कि इट्स एन अलायंस ऑफ ऑल सोशल क्लास। ये सभी सामाजिक जो ग्रुप्स हैं उन सब की अलायंस है। तो इस तरह से जो है वो उन्होंने एक नया वो तरीका डेवलप किया जो सोवियत संघ से बिल्कुल अलग किस्म का था। इकोनॉमी के जो वो एरियाज़ थे जिनमें अभी काम करने की ज़रूरत थी, उन एरियाज़ में नई पॉलिसीज़ लाई गई, रिफॉर्म्स लाए गए। प्राइवेट पार्टनरशिप को और प्राइवेट प्रॉपर्टी को का एंड कर दिया गया। ये सोशलिस्ट जो प्रोग्रेशन होता है और पॉलिसीज़ होती हैं उनका एक एसेंशियल पार्ट होता है। इसके बाद एक नया रिवॉल्यूशन माओ लाते हैं जिसे हम कहते हैं द ग्रेट लीप फॉरवर्ड। ग्रेट लीप फॉरवर्ड किस लिए थी? ये 1958 में लॉन्च की गई और ये जो है ये माना गया कि जो पिछला जो लॉन्ग मार्च के जो आउटकम्स थे वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहे थे। स्टैग्नेशन हो रहा था, देश में स्टैग्नेशन हो गया था, वो आगे नहीं बढ़ रहा था। तो ऐसे में देश को इंडस्ट्रियलाइज करने के लिए ये काम किया गया। तो द ग्रेट लीप फॉरवर्ड नाम से एक नया आंदोलन चलाया गया। ये जो पॉलिसी थी ये सोवियट्स जो पहले एस्टेब्लिश किए थे जिंगजाई रिफॉर्म्स में, उनमें याद कीजिए, तो उनमें उनके स्टैग्नेशन को एंड करने के लिए थी। इसमें हुआ क्या? इसमें फार्म लैंड्स को जो है वो इंडस्ट्रीज़ में कन्वर्ट करने के लिए एनकरेज किया गया। तो जो किसान थे उनसे कहा गया कि आप अपने बैकयार्ड में ही स्टील फर्नेसेस लगाइए और स्टील का प्रोडक्शन कीजिए। लेबर इंसेंटिव तरीके अपनाए गए क्योंकि स्टील का प्रोडक्शन हम फैक्ट्रीज में भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर स्टील फोर्जिंग यूनिट्स जो हैं वो लगा दी गई। ये स्टील फोर्जिंग यूनिट्स जो हैं जब वो लगाई गई तो वो उनके बैकयार्ड में उन्होंने स्टील का प्रोडक्शन शुरू किया। रूरल एरिया में जो है वो कम्यून्स एस्टेब्लिश किए गए। कम्यून्स क्या थे? ये ग्रुपिंग्स थी, कई गांवों को एक साथ मिला दिया गया, लैंड को उनमें कन्फिस्केट कर दिया गया, लैंड को जो है कम्युनिटी के लेवल पर दे दिया गया, और भी तमाम जो इस तरह की एक्टिविटी थी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, वो सारी की सारी इस यूनिट के ज़रिए होने लगी। तो इनको कम्यून कह लेते थे। इन्हीं कम्यून से बना है कम्युनिस्ट, जो कम्यून में भरोसा रखे वो कम्युनिस्ट। तो खैर, तो इस तरह से लैंड जो है वो कलेक्टिवली ओन्ड एंड कलेक्टिवली कल्टिवेटेड जो है वो ये इनका वो था। 58 के आसपास जो है वो 26,000 से ज़्यादा कम्यून्स जो है वो एस्टेब्लिश कर दिए गए थे। ग्रेट लीप फॉरवर्ड का ये मामला हुआ। और इसके अलावा उन्होंने एक काम और किया। उन्होंने कहा कि हमारा जो आइडियल है वो है द सोशलिस्ट मैन। उन्होंने कहा कि लोगों को सोशलिस्ट मैन बनना चाहिए। सोशलिस्ट मैन कौन होगा? उन्होंने कहा सोशलिस्ट मैन होगा वो जो इन 5 चीज़ों से प्यार करता है। पहला, फादरलैंड यानी चाइना से प्यार करता है, लोगों से प्यार करता है, लेबर यानी श्रम से प्यार करता है,
विज्ञान से प्यार करता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखता है और पब्लिक प्रॉपर्टी में भरोसा रखता है, यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी की बजाय वो पब्लिक प्रॉपर्टी में भरोसा रखता है। तो ऐसा जो व्यक्ति होगा वो सोशलिस्ट या सामाजिक व्यक्ति होगा, सोशलिस्ट मैन कहा गया उसको। इसके अलावा माओ ने स्त्रियों और स्टूडेंट्स को भी एनकरेज किया कि वो अपनी एसोसिएशंस बनाए और उसमें इन क्रांतियों में अपना योगदान वो दें। तो ऐसे में ऑल चाइना डेमोक्रेटिक वुमेन्स फेडरेशन जो है वो बनाई गई, इसी तरह से ऑल चाइना स्टूडेंट फेडरेशन बनाई गई और उनमें भारी मात्रा में लोगों ने जो है वो इसको एस्टेब्लिश किया। प्रॉब्लम यहाँ पर ये भी अराइज हुई कि कम्युनिस्ट पार्टी जो चाइना की थी उसमें माओ और उनके समर्थक और ऐसे लोग जो कि किसी दूसरे तरीके से चीन को समृद्ध करना चाहते थे, उन दोनों में क्लैश ऑफ थॉट्स जो है वो चल रहा था, पहले से चल रहा था। इनमें जो मुख्य लोग थे वो लिऊ शाओची थे और डेंग जियाओपिंग थे। डेंग जियाओपिंग बाद में चाइना के चेयरमैन बने। तो ये इन लोगों ने कहा कि हमें इकोनॉमिक ग्रोथ और बाकी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ये आइडियोलॉजीज़ और इन सब चीज़ों से तो कुछ मिलने वाला नहीं है, हमें इकोनॉमिक ग्रोथ पर जो है वो ज़्यादा ध्यान देना। तो माओ ने अपने आप को दोबारा एस्टेब्लिश करने के लिए और इन विरोधी दलों से को कंट्रोल में करने के लिए उन्होंने फिर से एक रिवॉल्यूशन छेड़ा। ये चौथा रिवॉल्यूशन था माओ का और ये रिवॉल्यूशन कहलाया कल्चरल रिवॉल्यूशन। तो कल्चरल रिवॉल्यूशन में जो है वो, इसके अलावा इसके पीछे और भी रीज़न थे। वो रीज़न ये थे कि जो पिछले रिवॉल्यूशंस की वजह से, जैसे अभी आपने ग्लेटरी फॉरवर्ड में देखा था कि बैकयार्ड फर्नेसेस एस्टेब्लिश की गई थी जो स्टील का प्रोडक्शन कर रही थी, वो घटिया स्टील प्रोड्यूस करती थी। तो हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन तो चाहिए लेकिन अच्छा भी तो चाहिए जिसको यूज़ कर सकें। तो ऐसे में जो इकोनॉमिक स्टेग्नेशन हो गया था, क्वालिटी प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, लेबर रिफॉर्म्स की ज़रूरत थी, लैंड रिफॉर्म्स अभी भी बाकी था। तो इन तमाम चीज़ों को दोबारा से करने के लिए रिवॉल्यूशन ज़रूरी था। तो कल्चरल रिवॉल्यूशन जो है वो उन्होंने लॉन्च किया और ये 65 में लॉन्च हुआ। इसके लिए उन्होंने घोषित उद्देश्य जो इसके बताए गए वो था रेक्टिफाई द चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के ऑफ चाइना में जो है वो उनको रेक्टिफाई करना, उसमें रिफॉर्म्स लाना। इसके अलावा चाइना के यूथ को भी रिवॉल्यूशन का स्वाद चखाना, यानी चाइना का जो अब यूथ था उस समय 65 में, वो पुराने रिवॉल्यूशंस को नहीं देख सका था और उन्होंने कहा कि ये जो अर्बन यूथ है ये नहीं जानता कि एक्चुअली रिवॉल्यूशन क्या होता है, तो इनको रिवॉल्यूशन कराओ। तो उन्होंने क्या किया कि चाइनीज़ जो स्टूडेंट्स थे, खास करके अर्बन स्टूडेंट्स, उनका एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया और उसको कहा गया रेड आर्मी। और इस रेड आर्मी के अंडर में उनको ऑर्गेनाइज कर दिया गया और ऑर्डर दिया गया कि आप गांव के लोगों से सीखो, जाकर जाओ गांव में। सारे स्टूडेंट्स को, जो अर्बन स्टूडेंट्स थे, उनको भेज दिया गया गांव में और कहा गांव में जो है वो जाकर काम करो और वहां पर सीखो लोगों से, जो किसान हैं और बाकी जो लोग हैं। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि हम आधुनिकता अपनाएंगे, इसलिए ओल्ड कल्चर, ओल्ड कस्टम्स एंड ओल्ड हैबिट्स जो हैं उन सब के खिलाफ आंदोलन चलाया गया। यानी ऐसी तमाम चीज़ें, ओल्ड लिटरेचर, ओल्ड कल्चर, ओल्ड म्यूज़िक, हर चीज़ को ख़त्म करो, नई चीज़ें डेवलप करो। तो ये कल्चरल रिवॉल्यूशन था जो आइडियोलॉजी पर बेस्ड था। उन्होंने कहा आइडियोलॉजी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो ये जो आइडियोलॉजी पर फोकस था, ये माओ का अंतिम जो कल्चरल रिवॉल्यूशन था ये था। खैर, कल्चरल रिवॉल्यूशन से जो कुछ हुआ वो हुआ, पर माओ की डेथ हो गई और उसके बाद डेंग जियाओपिंग जो है वो पार्टी के चेयरमैन बनते हैं। और डेंग जियाओपिंग के ज़माने में 78 ऑनवर्ड जो है वो सोशलिस्ट मार्केट इकोनॉमी के रिफॉर्म्स आते हैं, जिस रास्ते पर आज का चाइना चल रहा है। पार्टी ने जो है वो 4 मॉडर्नाइजेशन डिक्लेयर किए। उन्होंने कहा साइंस का मॉडर्नाइजेशन, इंडस्ट्रीज का मॉडर्नाइजेशन, एग्रीकल्चर का मॉडर्नाइजेशन और डिफेंस का मॉडर्नाइजेशन। तो ये 4 मॉडर्नाइजेशन हमें करने हैं और ये इस हद तक करने हैं कि हम इसमें एक्सपोर्ट लेवल का जो है वो काम कर सके। तो साइंस, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर तीनों में उसने एस्टेब्लिश कर दिया और करेंटली हमारे जो समकालीन जो चाइना है, कंटेम्प्रेरी चाइना है, उसमें डिफेंस का मॉडर्नाइजेशन भी अब शुरू हो गया है। इसी वजह से चीन का जो अंतरिक्ष
कार्यक्रम है वो भी अब उसी दिशा में चल रहा है, और चीन का हथियार कार्यक्रम, वेपन डेवलपमेंट कार्यक्रम जो है वो भी उसी दिशा में चल रहा है। लेकिन इस बीच एक काम ही हुआ, जब जब छूट दी जाती है, उन्होंने कहा डिबेट वगैरह की छूट हो गई, जो देंग जाओपिंग थे उन्होंने डिबेट करने की छूट दे दी, उन्होंने बातचीत करने की छूट दे दी, और अनटिल अनलेस जब तक कि आप कम्युनिस्ट पार्टी की आलोचना नहीं करते तब तक आपको बातचीत करने की, दूसरी चीज़ें करने की छूट है। ऐसे में क्या हुआ कि जो डेमोक्रेसी, जो लोग थे वो अब बातें करने लगे ज़्यादा। जब छूट मिलती है तो तुरंत ही बातें होने लगती हैं, आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं जन्म लेने लगती हैं। तो ऐसे में जो है वो 5 दिसंबर 1978 को ही पोस्टर एक लगाया गया जिसमें डेमोक्रेसी की मांग की गई। ये जो पोस्टर था, इसमें जब डेमोक्रेसी की मांग की गई तो उन्होंने कहा कि जो आपने 4 मॉडर्नाइजेशन कहे हैं, जो 4 लिबरलाइजेशन कहे हैं, वो दरअसल बिना डेमोक्रेसी के तो पॉसिबल ही नहीं है। ना साइंस, ना इंडस्ट्री, ना एग्रीकल्चर, ना डिफेंस, ये कोई इनकी कोई मतलब ही नहीं है अगर डेमोक्रेसी नहीं है। तो इसी आंदोलन, डेमोक्रेसी के उसमें सपोर्ट में ये जो आंदोलन शुरू हुआ, इसी आंदोलन में बाद में थिएनअनमेन चौक पर, वहाँ पर एक चौक है, एक बहुत विशालकाय चौक है जिसमें हज़ारों की संख्या में जो है छात्र जुटे और उन्होंने डेमोक्रेसी के लिए डिमांड की। ये साल था 1989। लेकिन इस आंदोलन को बेरहमी से कुचल दिया गया देंग जियाओपिंग के नेतृत्व में, जिसकी पूरी दुनिया में बड़ी भीषण आलोचना हुई। खैर, लेकिन चाइना आगे बढ़ रहा है। आज शी जिनपिंग उसके चेयरमैन हैं और चाइना आज एक महाशक्ति के रास्ते पर है। तो हमने देखा कि किस तरह से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का विकास हुआ और कैसे कम्युनिस्ट पार्टी, माओ और जो दूसरे और लोगों ने चीन को विकास, प्रगति और समृद्धि के पथ पर आगे बढ़ाया। तो ये लेक्चर आज यहीं पर ख़त्म करते हैं। कल दूसरे लेक्चर में फिर मिलेंगे।